हेलो। अरे, तो कल हमने ये किया था कि नंबर का रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से किया जाता है। कौन से नंबर, साइन नंबर का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। और फर्स्ट क्लास में हमने किया था कंप्यूटर जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका जो फाउंडेशन था, क्या हम करने वाले थे। आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं कि जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है बेसिकली, वो दो तरीके का आर्किटेक्चर प्रपोज किया गया था। एक था वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर और दूसरा था हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो बेसिकली इन आर्किटेक्चर्स में क्या तो डिफरेंसेस हैं, और हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो लेटेस्ट वन आया था उसके आने के पीछे क्या रीजन था। ठीक है, ये दो चीज हम करेंगे। कौन सी चीज है? एक तो है कंप्यूटर का आर्किटेक्चर। कौन से आर्किटेक्चर है? वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर आर्किटेक्चर हो गया। एक आपका हो गया हार्वर्ड आर्किटेक्चर। ये हार्वर्ड है, ये वाला है ना, आर आर्किटेक्चर। ठीक है, ये दो तरीके के मॉडल हैं कंप्यूटर्स आर्किटेक्चर्स के। एक है वॉन न्यूमन और सेकंड है आपका हार्वर्ड। हार्वर्ड वी भी लगा होता है, डब्ल्यू भी लगा होता है, वो आप देख लेना, है ना। कुछ बुक में वी लगा है, कुछ में है। हार्वर्ड बेसिकली यूनिवर्सिटी का नाम है, जिस यूनिवर्सिटी ने इसको डेवलप किया था आर्किटेक्चर को। ठीक है। बेसिकली वॉन न्यूमन आने के पीछे जो हम अपने सिस्टम यूज में लेते हैं वो वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर पे बेस्ड होते हैं। ठीक है। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर एक लेटेस्ट मॉडल है, तो जहां जहां हार्वर्ड की आवश्यकता होती है वहां हम हार्वर्ड लेते हैं। तो बेसिकली इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, ठीक है, क्यों हार्वर्ड आर्किटेक्चर आया, इसमें क्या प्रॉब्लम हो रही थी जिसके कारण हमें कुछ प्रोसेसिंग में दिक्कतें आ रही थी, वो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी, उसके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं। ये आज का लेक्चर का स्कोप रहेगा, और लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब। ठीक है। तो ये है आपका वॉन न्यूमन और हार्वर्ड। देखो, एक बार तो हम लिखा देते हैं आपको इसकी करेक्टरिस्टिक। वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर में क्या होता है? इट हैज सेपरेट मेमोरी फॉर, नहीं नहीं, कॉमन मेमोरी, सॉरी 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 सॉरी, सेपरेट उसमें होती है। इट हैज कॉमन मेमोरी फॉर डेटा एंड प्रोग्राम। इट हैज सेम system buses for data and program। एक बार आप लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं। और हार्वर्ड क्या कहता है? इट हैज सेपरेट मेमोरी फॉर डेटा एंड प्रोग्राम। इट हैज different system buses for data and program। वॉल्यूम। ठीक है। वॉन न्यूमन जो आर्किटेक्चर है जो अपने कंप्यूटर्स में यूज में आ रहा है, सिंपल वो सारा रहता है। इसमें क्या होता है? कॉमन मेमोरी होती है, मतलब डेटा को भी उन्हीं सिस्टम बस से लेकर आते हैं और प्रोग्राम को भी उसी सिस्टम बस से लेकर आते हैं। जो आर्किटेक्चर हमने स्टार्टिंग में बताया था, जो डायग्राम बनाया था कि सर ये आपका सीपीयू है,
ये आपकी मेमोरी है, ठीक है। ये इनपुट आउटपुट हो गया आपका। तो ये जो सिस्टम बसेस हैं, ये वाली, ठीक है, ये सीपीयू है और ये आपकी मेमोरी है मान लीजिए, ठीक है। कहने का मतलब है इट हैज कॉमन मेमोरी फॉर डेटा एंड प्रोग्राम। इसी मेमोरी के अंदर डेटा स्टोर होगा और इसी मेमोरी में प्रोग्राम स्टोर होगा, ठीक है। तो ये तो कौन सा आर्किटेक्चर है, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर। और सेम सिस्टम बसेज होंगी प्रोग्राम और डेटा के लिए, मतलब ये सिस्टम बसेज हैं आपकी, एक कॉमन है। डेटा का अगर लेकर आना है सीपीयू में या प्रोग्राम लेकर आना है तो इसी सिस्टम बसेस का यूज में लेंगे, और प्रोग्राम लेकर आना है तो भी यही सिस्टम बसेस आपकी यूज में लेंगे। और हार्वर्ड आर्किटेक्चर क्या कहता है कि सर ऐसा है, ये आपका सीपीयू है, एक मेमोरी बना दी आपने अलग डेटा मेमोरी, और एक बना दी है आपने प्रोग्राम में। मान लीजिए ये डेटा की मेमोरी है, डेटा मेमोरी, और ये है आपकी प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। इसकी सिस्टम बसेस अलग हैं, ये सीपीयू है, और ये आपने कर दिया प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है। अब अगर आपको डेटा लेकर आना है तो उसके लिए अलग मेमोरी है, डेटा की अलग मेमोरी, और प्रोग्राम लेकर आना है तो प्रोग्राम की अलग मेमोरी रहेगी, ठीक है। और सिस्टम बसेस भी अलग अलग होगी। जब मेमोरी आपने सेपरेट कर दी है तो सिस्टम बसेस भी अलग अलग है। अगर डेटा लाना है तो उसके लिए अलग सिस्टम बसेस हैं, एड्रेस बस, डेटा बस और कंट्रोल बस। और अगर प्रोग्राम लिख के आना है तो उसके लिए अलग बसेस हैं। ये तो रहा इन दोनों का कॉन्सेप्ट और इन दोनों के बारे में। बात ये आती है कि सर जब वॉन न्यूमन से आपके सारे काम हो रहे थे तो आपको हार्वर्ड की आवश्यकता क्या पड़ी? किस कंडीशन में ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी कि हमें हार्वर्ड लेकर आना पड़ा? अपने जो कंप्यूटर्स हैं सारे वॉन न्यूमन पे ही होते हैं। हार्वर्ड बेसिकली जो माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह होते हैं ना, उसमें रोम मेमोरी होती है, रैम मेमोरी होती है। जैसे मैंने आपको बताया था, आप कोई भी एग्जाम ले लीजिए माइक्रोवेव ओवन का, ठीक है। तो आप क्या करते हैं उसमें, रोम और रैम दो तरह की मेमोरी है, अलग से तो होगा नहीं, उसमें वही छोटा सा आपका रहता है। तो जो रोम होता है वो तो आपकी परमानेंट मेमोरी होती है, हम यही मान के चलते हैं, और रैम के अंदर सारा वॉलेटाइल मेमोरी हो जाती है आपकी। तो प्रोग्राम जो अपन स्टोर करते हैं माइक्रो कंट्रोलर्स वगैरह में, तो वन टाइम के लिए कर रहे हैं ना, प्रोग्राम थोड़ी चेंज कर रहे हैं हम जनरल पर्पस की तरह। प्रोग्राम तो आपने एक बार सेट कर दिया उसका, तो प्रोग्राम वहां आता है रोम के अंदर, क्योंकि वो परमानेंट है, बार बार रिक्वायरमेंट नहीं पड़ रही है। और डेटा किस में जा रहा है, वो रैम में जा रहा है। भाई आप चेंज कर रहे हो डेटा कौन सा है, अभी टेम्परेचर आपने 90 कर दिया उसका, हो सकता है फिर आपने 20 डिग्री टेम्परेचर कर दिया कि हमें 20 डिग्री चाहिए, तो डेटा आप चेंज कर रहे हो वहां पे, तो डेटा किस में जाता है, वहां रैम के अंदर जाता है, ठीक है। लाइट चली गई या कुछ भी चली गई, प्रोग्राम तो सेव ही रहता है ना, चाहे वॉशिंग मशीन का हो चाहे कोई भी हो, वो प्रोग्राम थोड़ी उड़ता है, ठीक है। यहाँ तो प्रोग्राम किस में जाता है, अपना हार्ड डिस्क में जाता है, फिर वापस रैम में आता है। रोम वाला तो बायोस प्रोग्राम के लिए यूज में होता है, यही होता है ना। लेकिन कंट्रोलर, माइक्रो कंट्रोलर में चेंज हो जाता है वहां पर, तो वहाँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स वगैरह यूज में लिए जाते हैं, ठीक है। और भी कई जगह हैं जहाँ हार्वर्ड आर्किटेक्चर्स का यूज आता है, बट अपने जो जनरल कंप्यूटर्स हैं उसमें वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर्स है। तो अब बात ये आती है कि सर ये जो सेपरेट मेमोरी का क्या कॉन्सेप्ट है, लेकर क्यों आए सेपरेट मेमोरी जब इसी से काम हो रहा था? तो अब इसको समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा पाइपलाइनिंग। पाइपलाइनिंग एज सच एज आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन अगर उसमें थोड़ा सा भी डीप ले गए तो आपको दिक्कत हो सकती है, इसलिए पाइपलाइनिंग कर लेते हैं हम। इसी का वो पार्ट है कि सर कंप्यूटर की जो स्पीड है, आप देखिए जब कंप्यूटर आया था 1970s में, 80s में, या हम इंटेल सीरीज की बात करें तो इंटेल सीरीज की जो सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर था वो था 8085, ठीक है, जो हम सक्सेसफुली कमर्शियल प्रोसेसर कह सकते हैं। उसके बाद आया था 8086, फिर था आपका 80386, ऐसा नहीं 8085 से पहले था, लेकिन उसको कमर्शियलाइज नहीं किया गया था, मतलब हम फर्स्ट जो कंप्यूटर कहेंगे वो 8085 को ही कहेंगे आपका। फिर 80386 आया था, फिर उसके बाद आया था ये पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4, फिर कोर या डुअल कोर जो भी है आपका, फिर i3 की जो सीरीज थी वो स्टार्ट हुई थी। तो आप इस पे नोट करेंगे कि जो 8085 प्रोसेसर था उसकी जो स्पीड थी वो 3 मेगाहर्ट्ज के आसपास थी, और अभी जो लेटेस्ट प्रोसेसर आ रहे हैं वो 3.5 गीगाहर्ट्ज तक के आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा आने लग गए हैं।
तो ऐसा क्या रीजन है कि जो प्रोसेसर की स्पीड है वो कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ रही है? क्या फैक्टर है जो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाता है बेसिकली? बताएं आप लोग कि भी प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बढ़ती कैसे है? भाई आप जैसे i5 i7 के बाद i9 आएगा, तो i9 का बेसिकली फीचर क्या है? प्रोसेस क्या काम कर रहे हैं? हाँ, तो उसको क्या कहेंगे? उसी को तो पाइपलाइनिंग बोल रहे हैं। ठीक है। देखो, इसमें कई रीजन होते हैं प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने के लिए। एक रीजन ये होता है कि हम डेटा बस की साइज को बढ़ा दें। ठीक है। डेटा जैसे 64 बिट की डेटा बसेज आ रही है, तो पहले जो प्रोसेसर आते थे उसमें 16 बिट डेटा बस होता था, फिर 32 बिट का हुआ, अब 64 बिट का है। ठीक है। तो डेटा बस क्या होता है, जितना डेटा एक मशीन साइकिल में ट्रांसफर हो सकता है उतना प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है। ठीक है। मतलब जितना बिट का डेट वो होगा आपका, देखो इसको इसको स्पष्ट से समझिए आप। लिख लिया ना सबने ये तो? देखो, देखो, ये आपका सीपीयू है, ये आपकी मेमोरी है। ये इनपुट आउटपुट है। ये सीपीयू हो गया, ये मेमोरी है, ये एड्रेस बस है, ये डेटा बस है, ये कंट्रोल बस है। ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि सर, डेटा बस की साइज को आप बढ़ा दें, कि साइज को बढ़ा दें। अभी जो आ रहा है वो लगभग 64 बिट डेटा बस के सिस्टम आ रहे हैं। आपका जो सिस्टम है ना अभी, वो सारे 64 के हैं। तो जो ये है ना, जितना बिट, 64 बिट का मतलब है 2 की पावर 64 डेटा एक मशीन साइकिल में आप ट्रांसफर कर सकते हैं, एट ए टाइम ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, विद इन सेकेंड। ठीक है। तो अब ये जितना, अब ये डेटा जितना बढ़ेगा, जितनी ये आपकी विड्थ बढ़ती जाएगी आपकी, उतना डेटा ट्रांसफर ज्यादा होगा आपका। ठीक है। मान लिए 64 को आप 128 बिट कर दें, तो 2 की पावर 128 डेटा एक बार में ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि उसी हिसाब से एएलयू बनाते हैं आपका। ठीक है। तो एएलयू 64 बिट का है, तो ये भी 64 बिट का एएलयू होगा, कि उतनी प्रोसेसिंग आपकी कर सके। ठीक है। तो अगर डेटा बस की साइज बढ़ा देते हैं तो आपके प्रोसेसर की स्पीड बढ़ जाती है। तो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ाने के तीन फैक्टर है आपके। प्रोसेसर की स्पीड जो बढ़ती है ना, वो तीन तरीके से बढ़ती है। एक तो साइज ऑफ डेटा बस। ठीक है। देर आर थ्री फैक्टर्स which makes processor faster. First one, size of data bus. लेकिन इसमें एक दिक्कत ये आती है कि 1994 के बाद जो भी प्रोसेसर आ रहे हैं वो 64 बिट से ज्यादा नहीं आ रहे हैं। स्टार्टिंग में तो उन्होंने बनाई थी, पहले 8 बिट था, फिर 16 किया, फिर 32 किया, फिर 64 किया। लेकिन अब जो प्रोसेसर्स आ रहे हैं 1994 के बाद, या पेंटियम 1 या पेंटियम 2 के बाद, उनमें जो डेटा बस है वो 64 बिट की ही डेटा बस है। लेकिन प्रोसेसर की स्पीड तो कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो ये एक रीजन है, लेकिन केवल यही एक रीजन है, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो अदर फैक्टर भी है जो प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। क्योंकि इसमें प्रॉब्लम ये है कि ठीक है, आप सर डेटा बस की स्पीड साइज को बढ़ा रहे हैं, बट कितना बढ़ाओगे आप? हमें क्या चाहिए कि भाई जो सिस्टम है वो भी कॉम्पैक्ट होना चाहिए। अब साइज बढ़ाओगे तो आपकी सिस्टम बस तो बहुत, ये मतलब कंप्यूटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर सिस्टम बस ही बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है। तो वो तो कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन जाएगा आपका। जबकि हमारा डिजायर गोल ये है कि सिस्टम कॉम्पैक्ट भी होना चाहिए और फास्टर भी होना चाहिए। ठीक है। एक लेवल तक तो हम इसको बढ़ा सकते हैं, फिर मामला बिगड़ जाता है। तो अब 1994 के बाद जो सिस्टम बसेज है, डेटा बस है, वो सेम रखी गई है, उसमें कोई इन्होंने
छेड़खानी नहीं की है। वो भी 64 बिट थी और जो प्रेजेंट अपने प्रोसेसर्स आ रहे हैं वो भी 64 बिट डेटा बस के आ रहे हैं, लेकिन स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो एक फैक्टर तो आपका डेटा बस हो गया साइज का। दूसरा है क्लॉक फ्रिक्वेंसी कि सर क्लॉक फ्रिक्वेंसी बढ़ा दीजिए। क्लॉक फ्रिक्वेंसी क्या होती है देखिए, देखो क्लॉक किसको बोलते हैं आप? क्लॉक का मतलब होता है ट्रिगर। मैंने आपको कल बताया था कि भाई जो कंप्यूटर होता है वो लिविंग एंटिटी नहीं होता है, तो उसका टाइम का उसको पता नहीं होता है। ठीक है, हमें तो मालूम है कि अभी 8 बजे है, 8:05 है, 8:10 है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर तो कोई ऐसी वॉच होती नहीं है इंटरनली। तो कंप्यूटर को कैसे मालूम चलेगा कि एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, अब दूसरी इंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रही है, तीसरी स्टार्ट हो गई, चौथी कंप्लीट हो रही है, जो भी आपका है। तो कंप्यूटर के बारे में तो कंप्यूटर को उसको मालूम नहीं चल पाएगा। तो वहां काम करती है क्लॉक। क्लॉक इज लाइक ए ट्रिगर। ठीक है, ट्रिगर का मतलब ये है, एक स्टार्ट हो गई, दूसरी, या एक कंप्लीट हो गई दूसरी स्टार्ट हो गई। मान लीजिए ये इंस्ट्रक्शन फर्स्ट है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन वन स्टार्ट है, फिर इंस्ट्रक्शन वन कंप्लीट हो गई, सेकंड स्टार्ट हो गई, फिर थर्ड स्टार्ट हो गई, फिर फोर्थ स्टार्ट हो गई। इसको ये मालूम है कि भाई एक सेकंड के अंदर मान लीजिए एक इंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो रही है, समझने के लिए एक के बाद सेकंड भी 1 सेकंड में हो जाएगी, फिर ये 1 सेकंड में हो जाएगी। तो उसने एक क्लॉक बना रखा है कि 1 सेकंड में या 1 नैनो सेकंड में एक इंस्ट्रक्शन है कंप्लीट, इसका मतलब सेकंड स्टार्ट हो गई, सेकंड कंप्लीट, थर्ड स्टार्ट है। अब आप बताइए क्लॉक फ्रीक्वेंसी को आप बढ़ा दोगे, अभी 1 सेकंड कर रखा है, फिर आप इसको 0.30 सेकंड कर दोगे, मतलब एक इंस्ट्रक्शन 0.30 सेकंड में कंप्लीट हो रही है। तो प्रोसेसर की स्पीड बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो क्लॉक फ्रिक्वेंसी भी प्रोसेसर की स्पीड को बढ़ाने में एक हेल्पफुल फैक्टर होता है, बट अप टू द लेवल, एक लेवल तक ही आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये साइज ऑफ डेटा बस और क्लॉक फ्रिक्वेंसी, ये दो फैक्टर हैं जो प्रोसेसर की स्पीड में बढ़ाने में हेल्पफुल होते हैं। लेकिन प्रेजेंट में जो स्पीड बढ़ रही है बेसिकली प्रोसेसर में, उसमें ये दोनों नहीं ज्यादा फैक्टर। उसमें तीसरा जो है, जो मेन फैक्टर है, वो है पाइपलाइनिंग। ये जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसके कारण प्रोसेसर की स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। अब ये पाइपलाइनिंग क्या कहता है देखिए आप, किसी ने पढ़ रखा है पाइपलाइनिंग? बीसीएमसी में था ही ना? थोड़ा बहुत भी आइडिया हो? देखो जो पाइपलाइनिंग क्या होता है, एक का इनपुट दूसरे पर, नहीं, ऐसा देखो, सबसे पहले इंटेल की सीरीज क्या थी आपकी? जो प्रोसेसर था वो था 8085, और दूसरा था आपका 8086। तो 8085 में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, ठीक है, वो एक जनरल प्रोसेसिंग कर रहा था। 8086 से पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था। उसके बाद इसमें 2 स्टेज पाइपलाइनिंग थी, फिर 3 स्टेज, 4 स्टेज, 5 स्टेज, ऐसे पाइपलाइनिंग बढ़ती रही। तो पाइपलाइनिंग क्या कहता है, मैंने आपको ये बताया था, सीपीयू जब भी किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है ना, तो वो इंस्ट्रक्शन साइकिल का फॉलो करता है। बताया था ना इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होती है, फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट। ध्यान से सुनिए इस कॉन्सेप्ट को। मैं कह रहा हूं कि ये कोई इंस्ट्रक्शन लेकर आया, ये इंस्ट्रक्शंस यहां रखी हुई हैं, ये है 001, 110, 111, 101, 110। ये इंस्ट्रक्शन 1 है, ये इंस्ट्रक्शन 2 है, ये इंस्ट्रक्शन 3 है, ये इंस्ट्रक्शन 4 है, ये इंस्ट्रक्शन 5 है। इंस्ट्रक्शन वर्ड्स को उसने फेच किया, लेकर आ गया। लाने के बाद क्या करेगा, सीपीयू उसको डिकोड करेगा। मतलब पहला ऑपरेशन क्या किया, फेच, और दूसरा ऑपरेशन क्या कर रहा है, डिकोड कर रहा है। फिर एग्जीक्यूशन की तरफ जाएगा। सर ये थर्ड आपका एग्जीक्यूशन है, एग्जीक्यूशन यूनिट। जब फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी तो आप किस पे जाओगे, सेकंड पे जाओगे, उसको फेच करोगे, डिकोड करोगे और एग्जीक्यूट करोगे।
साइड बाय साइड पीसी क्या होता है, इंक्रीमेंट हो जाता है, आप थर्ड इंस्ट्रक्शन में पहुंच जाते हो, फेच करते हो, डिकोड करते हो, फिर एग्जीक्यूट करते हो। ये प्रोसीजर होता है। कब तक होता है? जितनी इंस्ट्रक्शन उस प्रोग्राम के अंदर है। ठीक है, तो ये तो रहा आपका जनरल कॉन्सेप्ट। 8085 में भी ये था, सभी सिस्टम्स में यही होता है। लेकिन जो कॉन्टेम्प्रेरी इंजीनियर्स थे या साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक चीज सोची आफ्टर 8085 कि सर इसमें क्या है, ठीक है काम तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन मैं टाइम थोड़ा सा कंज्यूम हो रहा है। हम हार्डवेयर का प्रॉपर तरीके से रिसोर्स का यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं। जब फर्स्ट इंस्ट्रक्शन आपने आप फेच कर ली और उसको डिकोड कर रहे हो, तो ये सिस्टम बस क्या कर रही है? ये तो आइडल बैठी हुई है, इनका तो कोई यूटिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो इन्होंने कहा कि जब हम फंक्शनल यूनिट है हार्डवेयर को, हम एक डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल यूनिट में डिवाइड कर दें या इस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करें कि एक साथ दो इंस्ट्रक्शन या दो से ज्यादा इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग में आ जाए। ठीक है, तो जब ये पहली इंस्ट्रक्शन डिकोड हो रही थी, तो साइड बाय साइड इसने सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया। ठीक है, मतलब फेच कहां से करोगे? सिस्टम बस से करोगे। तो अब दो इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग में आ चुकी हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट कंप्लीट होने के बाद सेकंड स्टार्ट हो रही थी, अब ड्यूरिंग फर्स्ट के अंदर ही आपने सेकंड को फेच कर लिया है। ठीक है, तो ये कहलाती है दो स्टेज पाइपलाइनिंग, कि दो इंस्ट्रक्शन पैरेलली वर्क कर रही हैं। ठीक है, तो वो तो है आपका 8086 पाइपलाइनिंग। जहां तीन इंस्ट्रक्शन एक साथ काम कर रही हैं, वो थ्री स्टेज पाइपलाइनिंग है। जहां चार इंस्ट्रक्शन एक साथ काम कर रही हैं, फोर स्टेज पाइपलाइनिंग है। तो जैसे आपका था 80386, ये था थ्री स्टेज पाइपलाइनिंग। ठीक है, बाद में फोर स्टेज भी आया, फाइव स्टेज भी आया। पेंटियम वन तो 40 स्टेज था, और आजकल i3 i4 जो आ रहे हैं, ये तो कोर पर काम कर रहे हैं ना, डबल कोर्स पर काम कर रहे हैं, तो 40 50 50 स्टेज पाइपलाइनिंग भी आ गई है। तो कहने का मतलब ये 50 इंस्ट्रक्शन को आप एट ए टाइम प्रोसेसिंग में डाल रहे हो, तो ऑब्वियसली स्पीड आपकी बढ़ जाती है। कैसे बढ़ती है वो देखो आप, इस डायग्राम को तो बना रहने दीजिए आप। अब देखो आप होता क्या है। मैं कहता हूं कि सर 5 इंस्ट्रक्शंस मैं लेता हूं, I1 I2 I3 I4 और I5, कि मेरे पास 5 इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, एक है I1, एक है I2, एक है I3, एक है आपकी I4, और ये है I5। ये 5 इंस्ट्रक्शंस मैंने ले ली। अगर 8085 है प्रोसेसर, ध्यान दीजिए 8085 प्रोसेसर, मैं कह रहा हूं कि 8085 में पाइपलाइनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो वो कैसे एग्जीक्यूट करेगा कि सिर्फ 5 तो इंस्ट्रक्शन है, और एक इंस्ट्रक्शन आपकी क्या कर रही है, दो स्टेज ले रही है, दो साइकिल ले रही है कंप्लीट करने में, फेचिंग और एग्जीक्यूशन। मान लीजिए डिकोडिंग भी है, लेकिन अभी समझने के लिए कि दो स्टेज पाइपलाइनिंग है, तो फेचिंग और एग्जीक्यूशन हो गया। तो क्या करेगा, सबसे पहले फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा। ये कंप्लीट हो जाएगा तो सेकंड इंस्ट्रक्शन को आप फेच करोगे, ये अलग है, ये टाइमलाइन है ना। फिर E2 मतलब एग्जीक्यूट कर रहा है सेकंड इंस्ट्रक्शन को। ये कंप्लीट हो गया तो फिर क्या कर रहे हो आप, F3 E3। ये कंप्लीट हो गया तो आप क्या कर रहे हो, F4 E4। और ये कंप्लीट होने पर क्या कर रहे हो, F5 और E5। इंस्ट्रक्शन है 5, 5 इंस्ट्रक्शन हो गया। टोटल क्लॉक कितनी लगेंगी, टोटल साइकिल कितनी लगेंगी, 5। और दो स्टेज ले रही है ना ये, 5 मल्टीप्लाई 2, मतलब 10 साइकिल लग रही है आपकी इस 5 इंस्ट्रक्शन को कंप्लीट होने में, अगर 8085 प्रोसेसर है तो। इफ प्रोसेसर इज 8085। अब मैं ये कहता हूं यही 5 इंस्ट्रक्शन आपकी 8086 के अंदर है, तो फिर किस तरीके से काम होगा, और ये जो साइकिल है वो कितनी लगेंगी, देखो आप। अब ध्यान दीजिए इधर, ये तो था आपका 8085 में, तो कितनी साइकिल लगी, 10।
ठीक है। अब इसी का हम एग्जांपल लेते हैं 8086 में कि सर आपके पास यही 5 इंस्ट्रक्शंस हैं, तो फिर प्रोसेसिंग कैसे होगी, एग्जीक्यूशन कैसे होगा। देखिए, सबसे पहले आपने फेच किया फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को, है ना, साइड बाय साइड आप जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे थे तो आपने सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर दिया, तो अलग से साइकिल नहीं लग रही है, तो आपने इसी के दौरान F2 को फेच कर लिया, वहां ये कंप्लीट हो जाने के बाद हो रही थी। ठीक है। अब आपने क्या किया, जैसे ही आप सेकंड इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे थे आपने थर्ड को फेच कर लिया है। ठीक है, फेच कर लिया है, इसको एग्जीक्यूट किया है। इसी तरीके से F4 E4 हो गया, ये F5 और E5 हो गया। अब देखिए, पहली इंस्ट्रक्शन थी वो तो पूरा टाइम ले रही थी आपका, मतलब 2 ले रही थी आपकी। ठीक है, ये कितना ले रही है, 1 ही ले रही है ना आपका, अब 2 नहीं ले रही है, वहां पूरा ले रही थी। 1 हो गया, ये कितना ले रही है 1 साइकिल, ये कितनी ले रही है 1 साइकिल, और ये कितनी ले रही है 1 साइकिल, तो कितना हो गया 6 साइकिल में ही काम हो गया। यहाँ 10 साइकिल लग रही थी। तो इस तरीके से प्रोसेसर की स्पीड कम हो जाती है, मतलब 6 साइकिल में सारा काम पूरा हो गया आपका। अगर ये 3 स्टेज होती, मतलब 3 इंस्ट्रक्शंस को आप वहां फेचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूशन आ जाता। डिकोडिंग के दौरान आप सारा कर, 4 होती तो वहां एड्रेस कैलकुलेशन करके है, नाम पर नहीं जाना है अपने को, अपना एम इसको समझना है कि हार्वर्ड और वॉन न्यूमन आया क्यों है। पाइपलाइनिंग का नाम आपके सिलेबस में मेंशन नहीं कर रखा है, इसलिए मैं इसको डीप में नहीं, केवल कॉन्सेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आपको हार्वर्ड और वॉन न्यूमन समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 स्टेज पाइपलाइन। इससे प्रोसेसर की स्पीड बढ़ गई। ऐसी 3 स्टेज होता है, वहां 3 इंस्ट्रक्शन काम करने लग जाती है, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन। तो जैसे ही डिकोडिंग हुआ इसी दौरान आपने फेचिंग कर लिया है, फेचिंग सेकंड कर लिया, इस पर D2 कर दिया है, इस पर E2 कर दिया है। अब D2 के दौरान आपने F3 को फेच कर लिया है, तो आप क्या करेगी, पहली इंस्ट्रक्शन तो पूरी साइकिल लेगी, पूरा टाइम लेगी, फिर बाद में एग्जीक्यूशन 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 हो जाएगा आपका, लेगा एक ही, लेकिन अब 3 इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग में आपने डाल दी है। ठीक है, तो वो हो जाएगा 3 स्टेज पाइपलाइनिंग। अगर 4 इंस्ट्रक्शन है तो वहां एक एड्रेस कैलकुलेशन का और कॉन्सेप्ट आ जाता है, नाम बदल जाते हैं, मतलब जो साइकिल है उसके नाम, स्टेज के नाम दे दिए हैं इन्होंने। आपको स्टेज के नाम से मतलब नहीं है, आपको तो केवल एफ, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन, बस खत्म। 3 स्टेज पाइपलाइन से आगे नहीं जाना है ना। वहां एड्रेस कैलकुलेशन होता है, ऐसी 5 स्टेज पाइपलाइनिंग है, पेंटियम में तो 40 स्टेज पाइपलाइनिंग है ना? तो आपको उसमें नहीं है, आपको केवल कॉन्सेप्ट समझना है कि काम कैसे हो रहा है। वहां आपका 10 साइकिल लग रही थी, या 6 साइकिल लग गई है आपकी, तो इससे प्रोसेसर की जो स्पीड है वो अप हो जाती है। तो पाइपलाइनिंग में ये रहा, लेकिन पाइपलाइनिंग के दौरान भी मैंने आपको बताया, हर चीज के, हर कॉन्सेप्ट के, हर टेक्नोलॉजी के कुछ एडवांटेज होते हैं, कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। तो एडवांटेज तो इसका ठीक था, इससे प्रोसेसर की जो स्पीड है वो बढ़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम इसमें कुछ हजार्ड भी आ गए थे। हजार्ड मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी आ गई थी, तो टेक्निकल वर्ड में पाइपलाइनिंग हजार्ड बोलते हैं, मतलब पाइपलाइनिंग में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं उनको बोला जाता है पाइपलाइनिंग हजार्ड। तो पाइपलाइनिंग हजार्ड में क्या होता था, इसमें 3 तरीके के हजार्ड थे। पाइपलाइनिंग हजार्ड्स, हजार्ड्स का मतलब होता है प्रॉब्लम। ठीक है, कि पाइपलाइनिंग के दौरान कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही थी। एक तो था इसमें कंट्रोल हजार्ड, जो आपके लिए यूजफुल है, एक डेटा हजार्ड भी होता है, बट अपने कॉन्सेप्ट में यूज नहीं है उसका। स्ट्रक्चर हजार्ड, ठीक है। ये क्या होते हैं देखिए, अब यहां से वो कॉन्सेप्ट निकलेगा कि अलग अलग कैसे हुए थे। कंट्रोल हजार्ड क्या कहता है कि सर पाइपलाइनिंग अच्छी चीज है, इससे सीपीयू की स्पीड कंटिन्यूअसली ओवर द पीरियड टाइम बढ़ रही है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये होती है कि जब भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट सिक्वेंशियल मैनर के अंदर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट, या तो आप इफ एल एल्स दो, कि वो तो क्या जंपिंग स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब ब्रांचिंग वाल से ही मतलब है कि आपने कोई ऐसी ब्रांच दे दी है, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो बाय डिफॉल्ट ही एग्जीक्यूट होके आपके पास आएगा। मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, इंस्ट्रक्शन नंबर 3, 4, 5, तो जब भी एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम बाय डिफॉल्ट हो रहा है 1 2 3 4 5 6 सिक्वेंशियल मैनर में। अगर आपने इफ एल्स दे रखी है कि 3 के बाद 5 हो,
ठीक है, ऐसी सिचुएशन है, जंपिंग स्टेटमेंट जिसको कह रहे हैं, तब तो वो जंप करता है, अदरवाइज तो वो प्रोग्राम उसी हिसाब से है। अब कंट्रोल हजार्ड में क्या प्रॉब्लम आने लगी कि सर आपने पहली इंस्ट्रक्शन को फेच किया, फिर आपने उसको एग्जीक्यूट किया, साइड बाय साइड आपने सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच किया फिर एग्जीक्यूट किया। ठीक है, अब होगा क्या कि आप जब इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, साइड बाय साइड आपने फेच कर लिया, मान लीजिए पहली इंस्ट्रक्शन है, फिर दूसरी इंस्ट्रक्शन है, फिर तीसरी है, फिर चौथी है। एग्जीक्यूशन कंप्लीट तो नहीं हुआ था ना, चल रहा था, उसके दौरान ही आपने सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच कर ली। अब जब आप सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच कर लिया था आपने, तब आपने E2 का इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ फर्स्ट इंस्ट्रक्शन का। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन में हमको मालूम चला कि हमको तो सेकंड इंस्ट्रक्शन लेकर ही नहीं आ रही, तो वो जंपिंग स्टेटमेंट था, है ना। पहले तो मालूम चलेगा नहीं ना, जब एग्जीक्यूशन करोगे तभी तो मालूम चलेगा उसका। अगर डिकोडिंग होती डिकोडिंग के दौरान मालूम चल जाता, बट यहाँ तो डिकोडिंग हमने मेंशन नहीं की ना टू स्टेज में। तो एग्जीक्यूशन करने पर हमें मालूम चला कि हमें तो सेकंड इंस्ट्रक्शन नहीं लेना, और बाय डिफॉल्ट ये किसको लेकर आ गया, सेकंड को लेकर आ गया, और हमको लेकर आनी थी फोर्थ इंस्ट्रक्शन। तो वो क्या होता है, फिर इसको पूरा डिस्कार्ड कर देता है इस फेचिंग को, फिर दोबारा से क्या करता है, वापस इंस्ट्रक्शन को लेकर आता है सेकंड को, कि हमें फोर्थ लेकर आनी है, फोर्थ इंस्ट्रक्शन को लेकर आएगा। तो इस दौरान ये जो टाइम गैप होता है ना, ये बबल क्रिएट हो जाता है कि भाई ये जो टाइम था वो तो हमारा बर्बाद चला गया। ठीक है, हम तो फास्ट करने के काम के लिए हम पाइपलाइनिंग यूज लेने वाले थे, बट यहाँ तो उल्टा टाइम वेस्ट हो गया अपना। पहले तो इस जो टाइम था इस इंस्ट्रक्शन है इसको डिस्कार्ड करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा, फिर दोबारा सेकंड इंस्ट्रक्शन दोबारा फेच करनी पड़ेगी। बाय डिफॉल्ट तो कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, लेकिन जंपिंग स्टेटमेंट हो गया तो हमें मालूम नहीं चलता है कि ये कहना क्या चाहता है, इवन क्या कहना। हमने साथ के साथ ही सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच कर लिया था, और जब फेच कर लिया उसके बाद इसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हुआ, तब मालूम चला कि सेकंड इंस्ट्रक्शन चाहिए नहीं थी, हमें तो फोर्थ इंस्ट्रक्शन चाहिए थी। तो इस जो गैप टाइम का गैप क्रिएट होता है ना, इसको बोलते हैं स्टॉल और बबल्स, टाइम बबल्स होता है। ठीक है, टाइम का गैप इसके अंदर आ जाता है। तो ये कंट्रोल हजार था, जिसको हम ब्रांचिंग प्रॉब्लम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इसका ड्रॉबैक बन गया कि अच्छे के लिए हमने काम किया था, स्पीड को बढ़ाने के लिए काम किया था, लेकिन हमारे लिए तो प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ये वाली, है ना? फिर सेकंड आती है स्ट्रक्चर हजार्ड, कि सर स्ट्रक्चर हजार्ड क्या है। तो स्ट्रक्चर हजार्ड ये कहता है कि सर आप जब सेम सिस्टम बसेस का यूज ले रहे हैं, मान लीजिए सीपीयू ने प्रोग्राम को लेकर आ गए, ठीक है, आपने प्रोग्राम को फेच किया फर्स्ट, फिर इसको एग्जीक्यूशन में डाला, ठीक है, फिर ये किया फेज 2 और E2। ठीक है, अब जब हम इसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं, तो एग्जीक्यूट करवाने के दौरान ऐसी सिचुएशन आ जाती है, अगर प्रोग्राम में ऑपरेंड दे रखा है तब तो कोई दिक्कत नहीं, ऑपरेंड मतलब जो डेटा वैल्यू है। आप यही तो करते हो ना, a इज इक्वल टू 10 और इस तरीके से करते हो वेरिएबल के अंदर। असेंबली में भी एड्रेसिंग मोड होते हैं कि हम डेटा को या फिर जो ऑपरेंड है उसको किस तरीके से दे सकते हैं इंस्ट्रक्शन में। अगर इंस्ट्रक्शन के साथ ही ऑपरेंड है जिस पर प्रोसेसिंग करनी है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपके पास, आपने एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन जब एग्जीक्यूट कर रहा था तो इसको मालूम चला कि हमें जो ऑपरेंड लेकर आना है वो तो मेमोरी में रखा हुआ है। ठीक है, ऑपरेंड अलग है, डेटा अलग है, ऑपरेंड का मतलब डेटा से है यहाँ पर, और मैं प्रोग्राम है वो अलग है। जैसे आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला, तो वर्ड तो खुल गया आपका, लेकिन वर्ड के दौरान आपको मालूम चला कि यार अपने को ये पर्टिकुलर फाइल खोलनी थी। ठीक है, अब ये फाइल मेरे पास तो नहीं है सीपीयू के पास, या साथ के साथ इंस्ट्रक्शन के साथ आप फाइल दे दो, है ना, तब तो ठीक है, अदरवाइज आपको वापस मेमोरी में जाना पड़ेगा और उस डेटा फाइल्स को लेकर आना पड़ेगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि जिस ऑपरेंड की हमें रिक्वायरमेंट है वो ऑपरेंड हमारे पास नहीं है, वो मेमोरी में रखा हुआ है, और ये क्या कर रहा है, साइड बाय साइड F2 को फेच कर रहा है। तो ये क्या करता है, सीपीयू एड्रेस बस से जाता है मेमोरी के पास कि ये ऑपरेंड दो, लेने का तरीका तो वही है, एड्रेस बस से जाएगा, डेटा बस से लेकर आएगा, डेटा बस से डेटा भी आ रहा है और प्रोग्राम भी आ रहा है। तो जब ये ऑपरेंड को लेने जाएगा तो उसी दौरान क्या हो रहा है, F2 भी आ रही है आपकी। ठीक है, भाई फेच होके सेकंड सेक्शन आ रही है ना, वो भी इसी बस से आएगी और ऑपरेंड भी इसी बस से आएगा। तो कैसे आएगा एट ए टाइम, बस तो यूटिलाइज होगी ना, एक बार में तो एक ही चीज आएगी आपकी। पहली बात तो स्पीड आपकी रुक जाती है, सेकंड कॉलेशन होने की प्रॉब्लम हो रही है कि सेम टाइम पर इसी बस से प्रोग्राम आ रहा था सर, और इसी बस से आप डेटा की डिमांड कर रहे हैं, हो सकता है दोनों में कॉलिजन हो जाए। तो कॉलिजन की पॉसिबिलिटीज के अंदर आप ये पता नहीं कर पाएंगे कि ये कौन सा डेटा आना था कौन सा नहीं आना था, वो सारा खत्म हो जाएगा आपका प्रोसेस, प्रोग्राम भी हो सकता है डिस्कार्ड हो जाए और आपका डेटा भी डिस्कार्ड हो सकता है। और मान लीजिए कॉलिजन नहीं होता है तो फिर आपको पहले वेट करना पड़ेगा, एट ए टाइम तो आप लेकर ही नहीं आ सकते ऑपरेंड, तब तक तो ये आपका जो फेचिंग वाला कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए F3 कर दिया उसने तब तक। ठीक है, तो वो तो पूरा प्रोसेस बिगड़ गया आपका। एग्जीक्यूट क्या करोगे जब बिना डेटा ही नहीं है, तो फिर एग्जीक्यूट क्या करोगे इसके अंदर।
भाई कोई भी ऑपरेशन करोगे तो डेटा पे तो करोगे ना आप। मैं आपसे कहता हूँ a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है, तो a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो ये तो आपके पास पहुंच गया, बट a और b की वैल्यू ही है, वैल्यू आपकी प्रोग्राम में रखी है, तो उससे पहले एग्जीक्यूट हो जाएगा क्या? नहीं, तो वो होल्ड करके बैठ जाएगा। आप किसी भी इंस्ट्रक्शन को ले आइए, फिर E2 को F2 को करेगा क्या? पहली इंस्ट्रक्शन ही आपकी एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, है ना। अगर इंस्ट्रक्शन के साथ ही डेटा है तब तो कोई दिक्कत नहीं। अभी एड्रेसिंग मोड आप सीनियर इंस्ट्रक्टर में है आपके कि डेटा को प्रोग्राम में कैसे दिया जाए, असेंबली लैंग्वेज में उसको बोलते हैं एड्रेसिंग मोड। किस किस जो मैनर होता है ना डेटा को देने का इंस्ट्रक्शंस में, उसको एड्रेसिंग मोड कहा जाता है। तो अगर इंस्ट्रक्शन के साथ ही है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और इंस्ट्रक्शन के साथ नहीं है, मेमोरी में कहीं डेटा रखा हुआ है, तो आपको एट ए टाइम आप लेके नहीं आ सकते। एक तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा और कॉलिजन की पॉसिबिलिटीज आपकी हो सकती है। उसको बोलते हैं हम स्ट्रक्चर हजार। कंप्यूटर के स्ट्रक्चर के कारण आपके सामने जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर हजार। अब इसको दूर करने के लिए इन्होंने ये कहा कि सर हमने ऐसा करते हैं, प्रोग्राम की भी मेमोरी अलग कर देते हैं और डेटा की मेमोरी भी अलग कर देते हैं। ये तो वॉन न्यूमन में था कि तो इसमें प्रॉब्लम तो आर्किटेक्चर के कारण ही तो आ रही है ना। बाकी तो हम अगर हम इसका आर्किटेक्चर चेंज कर दें तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर, जो भी मैंने बताया था। इन्होंने क्या किया कि सर एक नया आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस कर दिया, हार्वर्ड आर्किटेक्चर। तो वो ये कहता है कि सर ऐसा कीजिए, दोनों की मेमोरी को अलग अलग कर दीजिए। प्रोग्राम मेमोरी थी उसको अलग कर दीजिए, और डेटा की जो मेमोरी है इसको अलग कर दीजिए। अब डेटा चाहिए आपको तो डेटा बसेस से आ जाएगा, और प्रोग्राम चाहिए तो प्रोग्राम बस से आ जाएगा, तो वो क्लैश नहीं करेंगे, एक तो कॉलिजन की प्रॉब्लम नहीं होगी, और एट ए टाइम आप दोनों चीजें साथ के साथ कर सकते हो। तो आपको जो पाइपलाइनिंग में प्रॉब्लम आ रही थी वो सॉल्व हो जाएगी आपकी, है ना। तो इसके लिए क्या किया आपने, इसकी सिस्टम बसेस अलग कर दी है। ये डेटा मेमोरी होगी, वो प्रोग्राम मेमोरी कर दी। तो इसको बोल सकते हैं हम हार्वर्ड आर्किटेक्चर। और ये इसलिए आया था कि पाइपलाइनिंग में जो हजार की प्रॉब्लम हो रही थी उसको दूर करने के लिए आया। कौन सी प्रॉब्लम? स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स, स्ट्रक्चर हजार की जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। अब क्लियर हो गया सारी चीजें, ठीक है। इसलिए ये सारी चीजें हमको पढ़ानी पड़ी थी। पाइपलाइनिंग, पाइपलाइनिंग इटसेल्फ आपके कोर्स में नहीं है, वॉन न्यूमन और हार्वर्ड तो है आपके कोर्स में, ये नहीं है आपके। अब या तो मैं 2 लाइन लिख के भी आपको बता सकता था, ठीक है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट था जिसके कारण हार्वर्ड आर्किटेक्चर मार्केट में आया है। अब ये चीज आपकी परमानेंट दिमाग में रहेगी कि दो मेमोरी किसमें होती है, सिंगल मेमोरी किसमें होती है। किसी को कोई डाउट है, प्रॉब्लम है तो बताइए इस पर। हालांकि सिलेबस में नहीं, लेकिन बहुत अच्छे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं पाइपलाइनिंग पर, पाइपलाइनिंग गेट के, नेट के एग्जाम्स के हिसाब से। हाँ, कंट्रोल हजार्ड के लिए ब्रांच प्रिडिक्शन करके मेथड आए थे पेंटियम के अंदर, ठीक है। वो पहले ही ब्रांच को प्रिडिक्ट कर लेते थे कौन सी वो आ रही है अपने पास, इंस्ट्रक्शंस आ रही है, तो उसका एक तरीके थे अपने अपने कि किस तरह की जो असेंबली लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शंस हैं उसके बीच में कुछ वो फिलअप कर देते थे, कुछ इस तरीके का चीजें होती थी। हाँ, आर्किटेक्चर वही था, ठीक है। हाँ, वॉन न्यूमन में ही था, लेकिन वो पेंटियम 1 में जाके सॉल्व हुई थी, उससे पहले वो भी सॉल्व नहीं हो रही थी, है। तो वहां दिक्कत ये हो रही थी कि जब इंस्ट्रक्शन 2 स्टेज 3 स्टेज है तो मालूम कर लिया आपने, जब इंस्ट्रक्शन 40 स्टेज हो गई तो वो तो बड़ी सीवियर प्रॉब्लम हो जाती है आपकी, है ना। तो इन्होंने पेंटियम में जाके वो सारा काम किया था, उसका पूरा एक अलग से मेथड है, पूरा ब्रांच प्रोडिक्शन हम किस तरीके से करते हैं, वहां जाने की आपको नहीं। लेकिन उसका सॉल्यूशन ये है कि कंट्रोल हजार का सॉल्यूशन है ब्रांच प्रोडिक्शन, और स्ट्रक्चर हजार का सॉल्यूशन था आपका हार्वर्ड आर्किटेक्चर। क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है वो स्ट्रक्चर के कारण आ रही है उसके, है ना, हार्डवेयर के कारण आ रही है, तो उन्होंने हार्डवेयर ही चेंज कर दिया। ब्रांचिंग की प्रॉब्लम को हम हार्डवेयर से चेंज नहीं कर सकते, फिर वहां उन्होंने सॉफ्टवेयर में चेंज किया था, ब्रांच प्रिडिक्शन मैथोलॉजीज यूज में ली थी। वो पेंटियम 1 या पेंटियम 2 से चालू हुई थी, उससे पहले नहीं हुई थी ये, ठीक है। कंट्रोल बस, कंट्रोल तो रीड और राइट बताता है ना, केवल रीड करना है और राइट करना है, नहीं बता सकते। केवल रीड राइट, कि आप लेकर आ रहे हैं या उसमें कोई इंस्ट्रक्शंस को सेव कर रहे हैं, बस दो चीजें हैं, और कुछ भी नहीं बताता कंट्रोल।
ठीक है बच्चों, क्लियर है ये? नोट्स मैं दे दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, कल परसों में आपके इसके पूरे जितने भी पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। +1 +1 साइकिल तो लग रही है, लेकिन इंस्ट्रक्शन 3 हो रही है ना आपकी, वहां 2 इंस्ट्रक्शन हो रही थी, है ना? आप जब इसका कंपैरिजन कर रहे हो तो फिर 3 के साथ करो ना, 3 साइकिल के साथ। अगर फेचिंग एग्जीक्यूशन होता, केवल फेचिंग होता, फिर डिकोडिंग होता, फिर एग्जीक्यूशन होता, फिर इसके बाद फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन होता, तो कितनी साइकिल लगती? फिर उसको 3 के इंस्ट्रक्शन के साथ कंपैरिजन करो। वहां 2 के साथ कंपैरिजन था, यहाँ फिर 3 के साथ करो। अब ऐसे तो 4 में तो ज्यादा लगेंगी, फिर 4 का उसके साथ करना, नॉन पाइपलाइनिंग के साथ करना, कि अगर नॉन पाइपलाइनिंग में 4 होती तो कितना टाइम लगता, है ना? अब एक चीज और रह गई है, इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम, कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल प्रोसेस हो रही है उसका अगर हम स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम बनाएं तो वो किस तरीके से बनेगा? फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन 3 चीजें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक कॉन्सेप्ट और आ जाता है एड्रेस कैलकुलेशंस का, है ना? वो कैसे काम कर रहा है वो अपन बता देते हैं। ध्यान रखना, पाइपलाइनिंग मेंशन नहीं है, केवल कॉन्सेप्ट समझना है अपने को, इसकी न्यूमेरिकल की तरफ कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस में नहीं, इवन सीनियर इंस्ट्रक्शन के सिलेबस में भी नहीं है। केवल वॉन न्यूमन और हार्वर्ड आर्किटेक्चर का आपको दे रखा है, ठीक है, उसको समझाने के लिए मैंने ये सारा काम किया। इंस्ट्रक्शन साइकिल स्टेट ट्रांजेक्शन डायग्राम। स्टेट, देखो सबसे पहले क्या होता है, जब भी आप किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करते हैं या प्रोसेस में लेकर आते हैं तो आप उसको फेच करते हैं, बट फेच से पहले भी क्या होता है कि उसका एड्रेस तो कैलकुलेट किया जाएगा ना। भाई एड्रेस साइकिल में वो इंस्ट्रक्शन है कहां पर, उसको बोलते हैं एड्रेस कैलकुलेशन। तो हम किसका एड्रेस कैलकुलेशन कर रहे हैं? इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो सबसे पहली स्टेज क्या होती है? इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन। आपसे कोई पूछे इंस्ट्रक्शन साइकिल तो वो तो 3 ही लिखना है आपको, फेचिंग डिकोडिंग एग्जीक्यूशन। ये तो इंस्ट्रक्शन स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम में पूरा चीज समझा रहा है कि भाई पहले क्या हो रहा है उसके बाद क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो क्या है, इंस्ट्रक्शन एड्रेस कैलकुलेशन हो रहा है। किसके थ्रू होता है? एड्रेस बस के थ्रू है आपका। ठीक है, आप जाते हो फेच करके लेके आते हो। सेकंड टाइम में क्या होगा, ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड में क्या हो रहा है, आप इंस्ट्रक्शन को फेच करके लेके आ रहे हैं, इंस्ट्रक्शन फेचिंग हो गया आपका, इंस्ट्रक्शन फेचिंग हो गया। ठीक है, फेचिंग के बाद क्या हो रहा है, आपका डिकोडिंग हो रहा है। आपने किया, ये थर्ड स्टेज हो गया, इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग हो गया। अब डिकोडिंग करते वक्त आपको ये मालूम चला कि आपके पास डेटा नहीं है, ऑपरेंड नहीं है। ऑपरेंड कहाँ रखा हुआ है? मेमोरी में रखा हुआ है। तो आपको मेमोरी से लाना पड़ेगा ना उस चीज को। तो फिर वो मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है, तो वापस आप एड्रेस बस से मेमोरी में जा रहे हैं। तो फिर क्या है, ऑपरेंड का एड्रेस कैलकुलेशन होगा आपका, है ना? इसके बाद क्या हुआ, आपने क्या किया, चौथी कंडीशन में ऑपरेंड एड्रेस कैलकुलेशन। ठीक है, फिर क्या किया आपने, ऑपरेंड को फेच किया, कैलकुलेशन हो गया कि कहां रखा हुआ है, तो उसको फेच करके लेके आ गया। तो पांचवी स्टेज क्या हो गई, ऑपरेंड फेचिंग। ठीक है, ये पांचवी स्टेज हो गई। अब आपने डिकोड कर दिया था इसका,
अब आप एग्जीक्यूशन करेंगे, भाई ऑपरेंड आ गया है, डिकोडिंग का प्रोसेस चल ही रहा है, तो इसके बाद क्या हो गया आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गया है, इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन है, ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन आपका चालू हो गया, एग्जीक्यूशन हो गया। अब ये जो इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन हो गया है आपका, जैसे मान लीजिए सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, ए की वैल्यू 10 दे रखी थी, बी की वैल्यू 20 दे रखी है, मान लीजिए ये वाला, इसको आपने ऐड करवाया सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, तो कितना आंसर आया 30। अब ये जो आंसर आया ये कहीं ना कहीं तो स्टोर करवाओगे आप, या तो मेमोरी में करवाइए या रजिस्टर में करवाइए, कहीं भी करवाइए, बट कहीं तो करवाना पड़ेगा ना उसको, इसको। तो आपने क्या किया, इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन के बाद फिर मेमोरी का एड्रेस कैलकुलेशन किया जहां ये स्टोर करवा रहा है, तो स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। इसके बाद ये चीज आपने क्या किया, इसको स्टोर करवा दिया, ठीक है। साइड बाय साइड क्या करता है प्रोग्राम काउंटर, इसको पीसी को क्या कर देता है, पीसी प्लस वन कर देता है। तो एक इंस्ट्रक्शन को इस तरह से कंप्लीट होगी, साइड में साइड पीसी प्लस वन हो गया, मतलब सेकंड इंस्ट्रक्शन चालू हो जाएगी। फिर क्या करोगे, सेकंड नहीं, यहां से नहीं, ये वाला यहां से, ठीक है। साइड बाय साइड क्या हो गया, सेकंड इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेशन चालू हो जाएगा एड्रेस बस से, फिर वो उसको पेज करके लेके आओगे, फिर इसको डिकोड करोगे। इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब ऑपरेंड की रिक्वायरमेंट है तो मेमोरी के अंदर, अगर ऑपरेंड नहीं है तो डायरेक्ट डिकोडिंग हो जाएगी, फिर आप डायरेक्ट एग्जीक्यूशन में पहुंच जाओगे, है ना। तो आपने क्या किया, एड्रेस कैलकुलेशन किया ऑपरेंड का, फिर ऑपरेंड को फेच किया, फिर इंस्ट्रक्शन का एग्जीक्यूशन स्टार्ट किया। अगर ऑपरेंड इंस्ट्रक्शन के साथ ही है, डेटा इंस्ट्रक्शन के साथ ही है, तो डायरेक्टली एग्जीक्यूशन में पहुंच जाओगे। जब एग्जीक्यूशन हो गया तो जो आपका रिजल्ट आया उसको कहीं तो स्टोर करवाना पड़ेगा, तो स्टोरिंग मेमोरी एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। उसके बाद उसको स्टोर करा देंगे साइड बाय साइड, जो पीसी था आपका पीसी प्लस वन हो जाएगा, सेकंड इंस्ट्रक्शन में पहुंच जाएंगे आप, और फिर ये पूरा प्रोसीजर दोबारा होगा। क्वेश्चन भी कराएंगे आपको। अब क्वेश्चन इसमें ये पुटअप होता है कि जो साइकिल है इसका फ्लो क्या रहेगा। मैं ये कहता हूं कि आपको ये दे दिया कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसका, जो साइकिल है उसका प्रोसेसिंग किस तरीके से होगी। चार कंडीशंस आपको दे दी कि सर पहले तो फेचिंग होगी, ठीक है, फिर दूसरी साइकिल जाएगी आपकी एग्जीक्यूशन की तरफ, ठीक है, फिर तीसरा आप करोगे एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है, और चौथा आप कर रहे हो स्टोर। तो ये तो हो गया ए आंसर। फिर बी दे दिया, ठीक है, कि सबसे पहले तो इंस्ट्रक्शन का एड्रेस कैलकुलेशन होगा, सी होगा आपका फेचिंग, ठीक है। इस तरीके से आपको ऑप्शन दे दिया कि जो इंस्ट्रक्शन साइकिल है उसका फ्लो क्या रहेगा, एग्जीक्यूट होगा। तो आप देख लीजिए फेचिंग के बाद एग्जीक्यूशन, पहले तो एड्रेस कैलकुलेशन था, वो तो था ही नहीं, ठीक है। हाँ, अगर एड्रेस किसी में नहीं है तब तो फेचिंग ठीक है ना। वो देखना पड़ेगा कि ऑप्शंस क्या दे रखे हैं आपको, तो फ्लो तो आपका ये रहेगा, अब ऑप्शंस में क्या दे रखा है, तो ऑप्शन के हिसाब से आपको टिक करना है। ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आपका, कॉलेज लेक्चर्स का एग्जाम था 2015 का आरपीएससी का, वहां आप चेक कर लेना, पीडीएफ फाइल्स मिल जाएगी आपको आरपीएससी में। तो इस तरह के क्वेश्चंस वहां बने थे आपके स्टेट ट्रांजिशन। ठीक है सबको, कोई प्रॉब्लम है तो बताएं। अब हम स्टार्ट करेंगे कल मेमोरी पर। अब इसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है माइक्रो ऑपरेशन और एड्रेसिंग मोड, लेकिन अभी हम बेसिक के हिसाब से चल रहे हैं, तो बेसिक में इनको मेंशन नहीं कर रखा है, सीनियर में कर रखा है आपका। रजिस्टर्स तो बढ़ा देंगे आपको, लेकिन एड्रेसिंग मोड और माइक्रो ऑपरेशन कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन की बेसिकली जान होती है, ये माना जाता है बेस होते हैं पूरे, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए अब हम उस तरफ नहीं जाएंगे, कहीं मेंशन नहीं कर रखा है, सीनियर इंस्ट्रक्टर में मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो अब हम डायरेक्टली जंप करेंगे इसके बाद मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन पर, कि मेमोरी कौन कौन सी होती है, ठीक है, रैम रोम वगैरह जो भी है आपकी, और कैशे मैपिंग क्या होती है ना, उसके जो न्यूमेरिकल अगर बनते हैं तो उस पर अपन काम करेंगे, और उसके बाद होगा आपका इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सिलेबस ज़्यादा लंबा नहीं है, 7-8 लेक्चर्स में बेसिक्स का और लगेंगे आपके, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम स्टार्ट करेंगे। बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर का सिलेबस बहुत लंबा नहीं है आपका, अगर देखो ना,
ढंग से अगर प्रिपरेशन करें, आपने बीसीए भी अगर किया हुआ है किसी ने, तो 2 महीने से 2.5 महीने में आप कोर्स को कवर कर सकते हैं, इजीली कवर कर सकते हैं। बहुत ज्यादा डीप में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने बता रहा हूँ पीजीडीसी को अलाउ किया है। इसका मतलब जो लेवल बनेगा कहीं ना कहीं एक कॉमन सेंस वाली बात है कि उस लेवल का ही बनेगा। आपको सिलेबस में क्या आइएगा, सिलेबस में उसमें 3-4 सब्जेक्ट तो अलग है। ये तो डेटा स्ट्रक्चर नहीं था, वहां पर डेटा स्ट्रक्चर कर दिया है। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, एक सैड नहीं था आपका, और बस यही तो है। बाकी तो आइएगा सिलेबस ही सारा आप देख लीजिए, 3 या 4 सब्जेक्ट अलग किए हैं इन्होंने, है ना। और ध्यान रखिएगा, नॉन टेक्निकल का भी पूरा पेपर है आपका 100 मार्क्स का, वो तो आपने सारा चीज देख ही रखी है, तो उसको भी बिल्कुल नेगलेक्ट मत करके चलना, डिफरेंस वो भी क्रिएट करेगा। है, दोनों का वेटेज बराबर ही है। टेक्निकल तो कर लोगे आप, सारे टेक्निकल पर्सन हो, ज्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, 2, 5, 10 नंबर का रहेगा। लेकिन नॉन टेक्निकल बहुत ज्यादा डिफरेंस कर रहा है। फर्स्ट टाइम पेपर है तो कितना डीप में जाना है इसका किसी को पता नहीं है। भाई किसी चीज की कोई लिमिट नहीं है, राजस्थान जी की क्या लिमिट है, आप कितना ही पढ़ते रहो, है ना। लेकिन फिर भी अब पढ़ना है तो पढ़ना ही है, उसका तो ऑप्शन भी तो नहीं है ना। फर्स्ट टाइम अगर एग्जाम होता, अगर पहले भी हो चुका होता, तो हम किसी कंक्लूड पे पहुंच जाते कि हम इतना डीप में जाएं या इतना डीप में ना जाएं। अब एग्जाम ही फर्स्ट टाइम हो रहा है आप, तो देखेंगे पेपर के साथ, है ना। चलो बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। कल स्टार्ट करते हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आज के लिए इतना ही। नोट्स में आपको देता हूँ।